इससे ज्यादा शर्मनाक भला क्या होगा कि इंसाफ की आस में छटपटाती हुई रेसलर्स बेटियां पसीना बहाकर कमाए गए मेडल को गंगा में बहाने के लिए मजबूर हो जाएं। इससे अफसोसनाक क्या होगा कि दुनिया भर के दंगलों में भारत का झंडा लहराकर मेडल कमाने वाली बेटियां बेबस होकर गंगा के घाट पर बिलखती हुई नजर आएं। शर्मनाक है मगर सच है। देश के रेसलर्स की मांगें जब नहीं सुनी गईं तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने मेडल्स को गंगा में बहा देंगे। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत ने समझाकर फिलहाल उन्होंने मेडल गंगा में बहाने से उन्हें रोक लिया है और समस्या का हल निकालने के लिए 5 दिनों का वक्त मांगा है। ये तस्वीरें हरिद्वार के गंगा घाट की हैं। आप देख सकते हैं अपनी जिंदगी के मेडलों को कलेजे से लगाए ये महिला पहलवान फूट फूट कर रो रही है। आप साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को रोते हुए देख सकते हैं। जिन मेडलों के लिए इन महिला पहलवानों ने अपनी जिंदगी खपा दी, दिन रात मेहनत की और दुश्मनों को परास्त कर मेडल जीते, आज उन्हीं मेडलों को ये गंगा में विसर्जित करने यानी बहाने आई हैं। इन आंसुओं में महिला पहलवानों का दर्द छलक रहा है। क्या इन आंसुओं को देखकर भी सरकार नहीं पिघलेगी? क्या इन आंसुओं को देखकर भी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या इन आंसुओं के बाद भी इन पहलवान बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा? हम आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली ये महिला पहलवान कह रही हैं कि वो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए जीते हुए मेडल गंगा में बहा देंगी। लेकिन हरिद्वार की गंगा सभा उन्हें ये मेडल बहाने से रोक देती है और रोती हुई ये पहलवान बेटियां वहीं बैठ जाती हैं। ये गंगा का क्षेत्र है और यहाँ सनातनी भावना, सनातनी लोग पूजा पाठ के लिए यहाँ पर आते हैं। ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये कोई जंतर मंतर नहीं है, कोई दिल्ली का कोई मैदान नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे अपने राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे। 28 मई को इन्हीं पहलवान बेटियों को दिल्ली पुलिस ने खदेड़ा। नई संसद के उद्घाटन में विघ्न डालने के नाम पर दिल्ली पुलिस इन पहलवान बेटियों को ठूस कर अपनी बसों में ले गई। और हैरत की बात देखिए, जब पहलवान बेटियों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन चल रहा था, बृजभूषण सिंह नई संसद की नई कुर्सी पर बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे थे। और तो और न सिर्फ पहलवान बेटियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, बल्कि उस जंतर मंतर से भी उनका बोरिया बिस्तर बांध दिया जहां से वो बृजभूषण के खिलाफ आवाज उठा रही थी। इसीलिए देश के लिए मेडल जीतने वाली इन पहलवान बेटियों ने तय किया कि वो अपने जीते हुए मेडल गंगा में बहा देंगी। रेसलर साक्षी मलिक ने लिखा, अब लगता है कि क्यों जीते थे। क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें अपराधी बना दे। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडल्स का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से मौत लग रही है, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता करके भी क्या जीना। ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार किया जाता है। तेज सफेदी वाला तंत्र और हमारा शोषण करता है। इन मेडल्स को हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित कर देंगे। देखिए, बहुत ही दुखद दृश्य देखने को मिले, जिसमें वो लोग जिन्होंने भारत देश का नाम दुनिया में रोशन किया, जो बड़े बड़े मेडल्स जीत कर लाए और हमारे तिरंगे झंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहराया, उन बेचारे एथलीट्स के साथ अन्याय हो रहा है। वो जो मांग कर रहे हैं वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए या अपने लिए, अपने किसी भले के लिए, अपनी कोई संपत्ति जायदाद की मांग तो कर नहीं रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार इतनी निर्दयी सरकार है, जब वो मन बना लेते हैं तो फिर वो किसी के नहीं सुनते। इंसाफ के लिए पहलवान बेटियां जब इंसाफ के लिए नई संसद की तरफ बढ़ी तो पुलिस ने उन्हें घसीट दिया और अब पहलवान बेटियां मेडल विसर्जित करने के लिए गंगा घाट पर बढ़ी हैं तो गंगा सभा उन्हें रोक रही है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बालियान खाप के प्रधान चौधरी नरेश टिकैत जी व अन्य खापों के प्रधान पहलवानों से मिलने के लिए हरिद्वार जल्द पहुंच रहे हैं। आप सभी पहलवानों से अनुरोध है कि गलत कदम मत उठाओ। किसान नेता राकेश फिर से
किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवान बेटियों से क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हमारी बेटियां हैं, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है, उनका सर हम झुकने नहीं देंगे और जहाँ तक भी लड़ाई होगी। नहीं, कोई नहीं आया और क्या हो रहा है? आज ही जैसे 12 बजे ट्वीट किया था साक्षी ने, दिनेश ने, बजरंग जी ने, 6 बजे तक सब आ गए थे। साल इतनी देर तक अब ये थे, रो रहे थे, परेशान थे। क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें 2 घंटे पहले पता, हमें तो 2 घंटे पहले पता लगा। हम तो खेत में थे, चोर साहब के अपने काम धंधे में थे, एकदम पता। यार आईडी पकड़ ले रिजवान भाई, आईडी पकड़ लिया, कोई ऐसा पता नहीं होगा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो देश का नाश करके उठा ले लिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग पर एनसीईआरटी ने 12वीं में नई किताब से खालिस्तान का जिक्र करने वाले हिस्से को हटाने का फैसला किया है। एसजीपीसी ने एनसीईआरटी को पत्र लिखकर इसे हटाने की मांग की थी। 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में श्री आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन से जुड़ा हुआ खालिस्तान का जिक्र था। साथ ही सिखों को अलगाववादियों के तौर पर दिखाया गया था, जिस पर एसजीपीसी की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। फरीदकोट के बरगाड़ी बेअदबी कांड से जुड़े कोटकपुरा गोली कांड की सुनवाई आज फरीदकोट अदालत में हुई है। मामले में आरोपी शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल समेत अन्य आरोपी भी कोर्ट में पेश हुए। जज ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हियरिंग को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया है। अब केस की जो अगली सुनवाई है वो होनी है 14 जून को। अमृतसर के सठियाला गांव में हाल ही में हुए गैंगस्टर जर्नैल सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बम्बीहा गैंग के 10 शूटर्स को पहचाना है। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब गौरव यादव ने इस पूरे मामले में 10 शूटर्स की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जारी की गई तस्वीरों में आरोपियों की पहचान मनप्रीत सिंह मुन, बलविंदर सिंह डोनी, गगनदीप सिंह डाडी, जोबनजीत सिंह बिल्ला, गुरवीर सिंह जोबन, गुरमेज सिंह, मनजीत माहल के तौर पर की गई है। इसके अलावा 2 अज्ञात बदमाश भी पुलिस की सूची में हैं। 6 दिन पहले अमृतसर में गैंगस्टर जर्नैल सिंह की गोलियां मारकर हत्या की गई थी। स्विफ्ट कार में सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने जर्नैल को करीब 24 गोलियां मारी थीं। अमृतसर से श्री वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए निकली बस जम्मू के करीब खाई में गिर पड़ी। यह हादसा जम्मू के झज्जर कोटली के पास सुबह 5:30 बजे हुआ है। इस घटना में एक ही परिवार के 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा अन्य 55 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गड्ढे में पलटी हुई बस की तस्वीर हादसे की भयावहता का एहसास कराने के लिए काफी है। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का झज्जर कोटली के पास का इलाका है। सुबह के वक्त पुल पर बने घेरे को तोड़ती हुई बस गड्ढे में गिर गई। मेरे पीछे आप ये जो बस देख सकते हैं, देखिए इस बस की हालत क्या हुई है। ये पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है बस। और अमृतसर से बस आ रही थी, कटरा इसे जाना था, धर्मनगरी कटरा। और कहा जा रहा है कि ये एक वहां पर मुंडन का कोई कार्यक्रम था किसी परिवार का, और उनके जान पहचान के लोग, रिश्तेदार के लोग इसी बस में सवार थे। 75 लोग इस बस में सवार थे। बस में 75 लोग सवार थे। माना जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। हादसे में बाल बाल बचे राजकुमार के मुताबिक बच्चे के मुंडन के लिए लोग वैष्णो देवी जा रहे थे। बस में सवार सभी लोग बिहार के थे। ये हादसा कितने बजे के आसपास हुआ यहाँ पर? 5 बजे करीब। 5 बजे के आसपास। तो आप तब बस में जागे हुए थे या सोए हुए थे? सोए थे। मौका खुशी का था और मातम का संदेश आ गया। अमृतसर में गम का माहौल है। खूब ससुर थे, वो गए वहाँ पे वैष्णो देवी मुंडन कराने बच्चे लोग को, और सब परिवार गांव से आए थे। वहीं पे गए, 75 लोग गए थे। 75 में 10 लोग घायल हैं और सब हॉस्पिटल में भर्ती है सब वहाँ पे। अभी खबर नहीं आया, अभी यहाँ से सब गए हैं। मामूली लापरवाही भी भीषण हादसे का सबब बन जाती है। एक एक जिंदगी कीमती होती है। ऐसे में जरूरी है कि सड़क पर सावधानी बरतें। कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।
शहर छोटा हो या बड़ा हो, ट्रैफिक समस्या बिल्कुल आम है और हर जगह है। इससे निपटने के लिए चंडीगढ़ में एक खास प्रयोग किया गया है। इस कोशिश के बाद शहर को काफ़ी हद तक जाम से आराम मिल सकता है। एक रिसर्च के आधार पर मोहाली एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क के 18 किलोमीटर के स्ट्रेच पर यह प्रयोग किया गया। इस रूट पर पड़ने वाले सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग्स में बदलाव करके सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम किया गया और अब इसके सुखद परिणाम आने लगे हैं। आज सड़कों का जाम हर शहर की गंभीर समस्या है। यही वजह है कि कई शहरों में जाम से मुक्ति पाने की जद्दोजहद जारी है, तो कई शहरों में हुई कोशिश इस दिशा में काम भी कर गई। कई अभी भी समस्या से पार पाने में जुटे हैं। जाम से निजात पाने के लिए पंजाब सरकार ने भी कदम उठाए और इस दिशा में कुछ समय पहले सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया, जिसके सकारात्मक नतीजे मिले। ये हम नहीं बल्कि पंजाब रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के तहत दावा किया गया है। मोहाली एयरपोर्ट के रास्ते पर मिलने वाले भारी ट्रैफिक के बोझ को कम करने का इस स्टडी में दावा किया गया। स्टडी कहती है कि ये सब ट्रैफिक डिमांड मैनेजमेंट से मुमकिन हो सका। पंजाब गवर्नमेंट ने किया है फ्रॉम द एनर्जी सेविंग कॉन्सेप्ट, तो उसके जो एक्सटर्नैलिटीज हैं, जो उसके बाद वाले जो अदर इम्पैक्ट ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है इम्पैक्ट उसका ट्रैफिक के ऊपर। तो इस पूरे पार्ट को हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक डिमांड मैनेजमेंट है। डिमांड मैनेजमेंट ये है कि हम सप्लाई मैनेजमेंट ये करते हैं कि सड़कों पे जितना ट्रैफिक है फ्लाईओवर बना दीजिए, ये कर दीजिए, तो एक एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं जो चाहते ना चाहते हुए एक लायबिलिटी बन जाता है कंट्री के लिए और आपके बहुत सारा पब्लिक मनी उसमें चला जाता है। बट जो ट्रैफिक डिमांड मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे सड़कों पे ट्रैफिक कम हो जाए, उसको स्टैगिंग कर दीजिए, उसको किसी तरह अरेंज करिए, लोग कार पूलिंग करें, पैदल लोग चलें। तो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। दरअसल मोहाली एयरपोर्ट का 18 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। इस रूट पर पीक आवर्स के दौरान 70 से 80 हजार गाड़ियां निकलती हैं। सुबह शाम प्रति घंटा 7 से 8 हजार गाड़ियों की आवाजाही होती है। ऐसे में सुबह और शाम को ट्रैफिक से जूझते लोगों के लिए स्टडी में मोहाली एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक पर ज्यादा फोकस किया गया। तो एक तो वो क्या होता था कि जाम बहुत स्पिल ओवर बहुत चला जाता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि और सारा कॉर्पोरेट सारा उसी सड़क के ऊपर है, प्राइवेट सेक्टर की भी उसी टाइम छुट्टी होती थी और सरकारी छुट्टी भी सेम टाइम होती थी। तो स्टैगिंग के क्या हुआ कि जो आपका 2 बजे बिल्कुल नॉन पीक आवर्स होते थे, तो सड़कें खाली रह जाती थी, ओवर स्पीडिंग होती थी, रोड एक्सीडेंट्स में आते। तो अब क्या होगा कि स्टैगिंग के कारण क्या हुआ कि हमारा जो पीक आवर्स थे वो कम होके हार्डली 20 मिनट तक रह गए हैं। मतलब 20-25 मिनट आपको शाम को एक होता है और उसमें भी जो डिले है आपका 5-6 मिनट से लेके 10-11 मिनट तक का रह गया, जो 25 मिनट से लेके 30 मिनट तक का था। ट्रैफिक रिसर्च सेंटर की इस स्टडी में यातायात प्रबंधन के साथ फ्यूल एनर्जी सेविंग पर भी ध्यान दिया गया। कार आइडलिंग खड़ी रहती है तो आप मोटा मोटा ये लगा के चलिए कि 0.6 लीटर से 0.7 लीटर पर आवर वो तेल खा जाएगी अगर सिर्फ उसको ऑन करके ही छोड़ दें। तो ये कंजेशन में वो चल भी रही है तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि अगर 1 घंटा कंजेशन में फंसती है तो आपका 1 लीटर फ्यूल तो ऐसे ही चला गया। तो उन सब पैरामीटर्स को हमने यूज करके जो कैलकुलेशन हम क्विकली कर पाए इमीडिएट इम्पैक्ट के साथ, जिसको लॉन्ग टर्म में देखने की जरूरत है, तो करीब करीब पहले दिन ही 750 लीटर की सेविंग आ गई थी। अगर एक दिन की 750 लीटर है विच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज, तो 7 लाख का तो हमारा फ्यूल ही सेव हुआ, जिसमें डीजल पेट्रोल कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर पंजाब सरकार की सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस टाइमिंग वाली स्टडी पीक आवर्स में ट्रैफिक के बोझ को कम करने का दावा कर रही है। वहीं घंटों जाम के झाम में फंसे रहने वाले लोगों को फिलहाल तो फ्यूल सेविंग और फैमिली संग क्वालिटी टाइम बिताने का मौका देने का दावा ये स्टडी करती दिखाई दे रही है। फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुराने दर्द को ठीक करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक पंजाब के किसी दूसरे अस्पताल में नहीं पहुंची और निजी अस्पतालों में इस तरह का इलाज बड़ा महंगा है। पीठ, कमर, कंधे, घुटनों में दर्द के लिए तकनीक रामबाण है। मांसपेशियों में दर्द हो या फिर पीठ, कमर, कंधे या घुटने में, आमतौर पर मरीज दर्द से निजात पाने के लिए सिर्फ दवा के भरोसे ही रहते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। इसके लिए अब एक नई थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है पेन मैनेजमेंट। पंजाब में पीजीआई के बाद अब फरीदकोट के जीजीएस मेडिकल कॉलेज में पेन मैनेजमेंट से लोगों को इलाज किया जा रहा है।
इस थेरेपी के तहत मरीज को शरीर में जहां दर्द होगा वहां इंजेक्शन से दवा इंजेक्ट की जाएगी, जिससे मरीज को दर्द से फौरन राहत मिलेगी। पेन मैनेजमेंट थेरेपी की सबसे खास बात यह है कि मरीज को इसके लिए अस्पताल में एडमिट भी नहीं होना पड़ेगा। इस ट्रीटमेंट का सबसे ज्यादा फायदा बच्चों और बुजुर्गों को होगा, जिन्हें बेहद कम समय में दर्द से आराम मिलेगा। इसमें पहले तो हम पेशेंट का इवैल्यूएट करते हैं कि दर्द का कारण क्या है, ठीक, और प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के बाद अगर हमें लगता है कि पेशेंट को एक जो हम इंजेक्शन की राही मिनिमल इन्वेजिव, इसको मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट कहते हैं, अगर उसके राही अगर पेशेंट को आराम आना होता है तब हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं पूरा। और ये डे केयर प्रोसीजर है, इसके लिए कोई एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ओटी में हम पेशेंट को लेके, जो हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर मशीन होती है, तो उसके अंदर हम देख के इसमें पेशेंट का प्रिसाइज जिस जगह पे पेन है उसमें हम उसको इंजेक्शन देते हैं। पेन किलर मेडिसिन का ज्यादा सेवन करना शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है, पर अब जब पेन मैनेजमेंट थेरेपी में इस तरह के नुकसान से बचा जा सकता है। इस थेरेपी में पहले मरीज की जांच की जाती है, जिससे दर्द के सही जगह का पता लगाया जा सके। उसके बाद सिर्फ उसी नर्व या मांसपेशी पर इंजेक्शन को लगाया जाता है जहां पर दर्द होता है। ये टेक्नोलॉजी पंजाब के लोगों के लिए काफी नई है। प्राइवेट के मुकाबले सरकारी अस्पताल में इसका खर्चा कम से कम 20% तक कम आता है। तभी तो यहाँ न सिर्फ पंजाब बल्कि आसपास के राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो।